नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ को लेकर के राजनीतिक घमासान मच गया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से फोन पर बात कर बाढ़ के हालात पर चिंता जताई है। ममता बनर्जी ने झारखंड के तेनूघाट बांध से अचानक पानी छोड़े जाने को बंगाल में बाढ़ का कारण बता दिया। उन्होंने इसे मानव निर्मित आपदा करार देते हुए हेमंत सोरेन से इस पर ध्यान देने का अनुरोध किया है। ममता बनर्जी के इस दावे पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है। कहा, दीदी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस तरह की धारणा वह स्वीकार नहीं कर सकते हैं। अब देखिए इस पर ममता बनर्जी का पोस्ट क्या है वो बताते हैं। तो उन्होंने लिखा कि मैंने उनसे यानी कि हेमंत सोरेन से कहा कि झारखंड का पानी बंगाल में बाढ़ ला रहा है और यह मानव निर्मित है। मैंने उनसे अनुरोध किया कि कृपया इस बात का ध्यान रखें। इस बीच में स्थिति पर नजर रख रही हूं और मैंने दक्षिण बंगाल के साथ साथ उत्तरी बंगाल के सभी संबंधित डीएम से बात की है। मैंने डीएम को विशेष रूप से सतर्क रहने और अगले 3 से 4 दिनों में आपदा की स्थिति का उचित ध्यान रखने को कहा है। मैंने उनसे सभी एहतियाती कदम उठाने को कहा ताकि कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो। तो ये पोस्ट है ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी के पोस्ट के बाद से और जो उनका बयान सामने आया उसके बाद से सियासी हलचल भी बढ़ी हुई है। अब देखिए इधर एक्स पर हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी पोस्ट कर दिया और उन्होंने लिखा कि मैं दीदी का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी इस धारणा को स्वीकार नहीं कर सकता कि झारखंड सरकार पश्चिम बंगाल में आई बाढ़ के लिए जिम्मेदार है। दोनों सरकारों को लोगों की कठिनाइयों को कम करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। हर साल अरुणाचल और भूटान पहाड़ियों से आने वाला पानी असम में बाढ़ का कारण बनता है। हालांकि हम अरुणाचल सरकार या रॉयल भूटान सरकार को दोष नहीं देते, क्योंकि हम समझते हैं कि पानी की कोई सीमा नहीं होती और यह स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर बहता है। वहीं इस मामले पर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी झारखंड का अपमान कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। पाल का पानी से बिहार में बाढ़ आती है, कोसी गंडक बड़ी बड़ी नदियों में बाढ़ आती है। तो सिर्फ हम आरोप लगाते रहें ये अच्छी बात नहीं है। आपको उसका निदान खोजना चाहिए, और निदान खोजने के बजाय अपनी अकर्मण्यता का दोष यदि झारखंड पर देते हैं तो झारखंड की जनता का अपमान है, और झारखंड की जनता इसे बर्दाश्त करने का काम नहीं करेगी। लेकिन हम लोग खुद पड़ोसी राज्यों का ख्याल रखने वाले राज्य हैं, और झारखंड के लोग निश्चित रूप से एक दूसरे का ख्याल रखने वाले लोग हैं। ठीक है, उन्होंने एक पत्र लिखा है, लेकिन हम लोगों ने भी उतना ही किया है जितने से कोई त्रासदी नहीं आए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री माननीय ममता बनर्जी जी ने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को पत्र लिखा है कि तेनूघाट से पानी न छोड़े, चूंकि वहां बाढ़ की संभावना है। तो इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वविवेक का निर्णय होगा। वो अपने विवेक से अच्छा निर्णय लेंगे, जनहित में, राज्यहित में, देश हित में, चूंकि एक प्राकृतिक आपदा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दावे पर जेएमएम सांसद महुआ माझी का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह राज्य का मामला है, दोनों राज्यों को मिलकर बात करनी चाहिए। दोनों स्टेट को मिलकर बात करनी ही चाहिए, लेकिन झारखंड जो है वो पठारी इलाका है ज़्यादातर, और पठारी इलाके में पानी ऊपर से नीचे की तरफ बह जाता है। तो दोनों स्टेट में मिलजुल कर, ताकि बंगाल को भी प्रॉब्लम ना हो, तो अगर केंद्र सरकार मदद करे इस मामले में, तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहां सिंचाई की व्यवस्था करके वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। वहां से पलायन और विस्थापन की समस्या, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म की जा सकती है, और बंगाल को भी फायदा हो जाएगा कि वहां पर बाढ़ नहीं आएगी। तो ये केंद्र का मसला है, इसे राज्य बात करके केंद्र के पास रखे और केंद्र उस पानी का सही इस्तेमाल करे। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है।
हर दिन सभी राजनीतिक दल इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाने में पीछे नहीं है। सत्ताधारी दल जहां एक तरफ केंद्र सरकार को इसके लिए जिम्मेदार बता रहे हैं, तो वहीं बीजेपी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। अब इस मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन का भी बयान सामने आ गया। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से खारिज नहीं किया है। भी तो चाहिए, यदि कहीं से बात उठ रहा है तो सही या गलत, और थोड़ा समय लेंगे, उसके बाद हम भी उस विषय पर बोलने शुरू कर देंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने चंपाई सोरेन के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी इस मुद्दे को गंभीरता से लेना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने जो अपना व्यथा व्यक्त किया है, उसको ध्यान में रख करके भी कम से कम हेमंत सोरेन जी को इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए और थोड़ा भी गंभीरता दिखाना चाहिए। चंपाई सोरेन जी ने ठीक ही कहा है कि भाई इतनी बातें जब हो रही है, उच्च न्यायालय ने जब कहा है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ना कोई बात होगा और सरकार को इसे वोट बैंक और तुष्टिकरण की राजनीति के चश्मे से ना देखते हुए आदिवासी अस्मिता के विषय को मानते हुए देखना चाहिए। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के बयान पर कांग्रेस ने कहा कि इस पर केंद्र सरकार को आंकड़ा सार्वजनिक करना चाहिए। घुसपैठ के मुद्दे पर हम इसलिए नहीं कुछ बोल रहे हैं कि वो आग लगाने वाला काम झारखंड में कर रहे हैं और हम विकास का काम झारखंड में कर रहे हैं। तीसरी बात, हम सबसे बड़ी बात पूछते हैं, अगर घुसपैठ हुआ है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फेल है, सीमा सुरक्षा बल फेल है, तो केंद्र सरकार तो लिस्ट जारी करे। और चलिए बढ़ेंगे आगे। अब आपको गिरिडीह लेकर चलते हैं, जहां राजधार धाम में बीजेपी नेता सीता सोरेन पहुंची और वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया है। इस दौरान सीता सोरेन ने अपने देवर और प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसा और कहा जेल से निकलकर फिर से सीएम बन गए, जिससे आदिवासी के एक बड़े नेता का अपमान हुआ है। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठाना और फिर हटाना कहीं से भी उचित नहीं है। तो देखिए, हेमंत सोरेन पर सीता सोरेन हमलावर नजर आई और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया गया। हालांकि इस दौरान राजनीतिक बयान भी सीता सोरेन के सामने आए और अपने देवर यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन पर तंज कसा और कहा कि जेल से निकलकर फिर से हेमंत सोरेन सीएम बन गए, जिससे आदिवासी के एक बड़े नेता का अपमान हुआ, यानी कि चंपाई सोरेन का। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन कोल्हान के टाइगर के रूप में जाने जाते हैं और उन्हें सीएम की कुर्सी पर बिठाया गया। जब जेल के अंदर हेमंत सोरेन गए और बाहर आए तो फिर से उन्हें हटा दिया गया। जिनको मतलब कोल्हान का टाइगर माना जाता था, उनको बैठाया जाता है, फिर जिस तरह से 5 महीने के बाद जेल से निकलते हैं, फिर उनको तुरंत ही कुर्सी से हटा दिया जाता है। तो एक आदिवासी, एक बड़ी लीडर का एक अपमान भी हुआ है। और जो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके, फिर अपनी कुर्सी को फिर हथियार लेते हैं। ये कुर्सी का खेल है और अपनी ही इस राजनीति में देखा जाए तो अपनी ही जेबों को गर्म करने में सब लगे हुए हैं। जनता का क्या हाल समाचार इनसे कोई मतलब नहीं है। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले बांग्लादेशी घुसपैठी का मुद्दा झारखंड की राजनीति में बेहद अब गर्म नजर आ रहा है। इस पर लगातार बयान भी हो रहे हैं और इस बीच संवाददाता अविनाश हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे इस पूरी खबर पर। अविनाश, बीजेपी लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है, लेकिन जिस तरीके से अब पूर्व सीएम चंपाई सोरेन का बयान भी सामने आया कि इसको पूरी तरीके से हम खारिज नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद से भी और कई प्रतिक्रियाएं सामने आई है। किस तरीके की राजनीतिक हलचल बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर झारखंड में? तो देखिए, और इस बात को समझने की जरूरत है कि इस ट्वीट के साथ एक बहस भी ये तेज हो गई है कि क्या चंपाई सोरेन जो कह रहे हैं कि जो मामला है उस पर सोचना होगा, सोचकर वो भी बोलेंगे, तो वो इशारा किस ओर बोल रहे हैं। एक तो आपको जो चंपाई सोरेन जो बोलते हैं, जो भाषाई अगर हम कहें कि बंगला जो टोन होता है उसके आधार पर जो वो बातें कह रहे हैं, उनके जो करीबी हैं वो ये बता रहे हैं, जो हमारी बातचीत हुई
उनके अनुसार ये है कि चंपई सोरेन ने ये कहा है कि इस पूरे मामले को वो भी पहले समझ लेंगे, उसके बाद वो बोलना शुरू करेंगे। जबकि अमर बावरी ये कह रहे हैं कि उनका इशारा सीधे तौर पर सरकार की तरफ है कि अगर ये मामला उठा है तो सरकार को सोचना चाहिए और नहीं सोचती है तो फिर हम बोलना शुरू करेंगे। तो ये जो अंतर है, इस अंतर को भी समझना। लेकिन इस बीच हम ये कह सकते हैं कि चूंकि विधानसभा चुनाव का समय नजदीक है और लगातार इस बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर राजनीति हो रही है, बीजेपी ने पूरी तरह से अगर हम कहें तो सत्ता पक्ष को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है। न सिर्फ हम कोशिश कहें बल्कि विधानसभा के आपने देखा होगा कि मानसून सत्र में भी यही मुद्दा सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा के तौर पर सदन के बाहर और अंदर देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर हम बात कर लें तो सत्ता पक्ष की तरफ से भी ये बातें कही जा रही हैं कि अगर बांग्लादेशी घुसपैठ हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है, और ऐसे अगर लोग अंदर आए हैं तो उनकी सूची केंद्रीय गृह मंत्रालय को जारी करना चाहिए, क्योंकि ये सीमा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। तो चुनाव का समय है और जो जहां कमजोर है उसे घेरने की कोशिश भी हो रही है। इस मुद्दे को अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा चर्चा पब्लिक के बीच में भी अगर हम बात करें तो ये चर्चा का भी विषय बना हुआ है। और आपको याद दिलाएं कि इसी ऐसे ही मुद्दे पर जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने संसद में ये कहा था कि जो है केंद्र शासित राज्य के तौर पर एक गठन होना चाहिए जिसमें झारखंड का वो संथाल परगना हो, बिहार का सीमांचल हो, बंगाल का मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, तो इसे मिला के एक बनाना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति को आगे बढ़ा रहा है। अविनाश, जिस तरीके से चंपाई सोरेन का बयान सामने आता है कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, और इस मसले को लेकर के खास करके बीजेपी जो है वो एक चंपाई सोरेन के किरदार के तौर पर हमलावर भी नजर आती है जेएमएम पर। और उधर एक सीता सोरेन का भी बयान सामने आता है जब वो पूजा पाठ करने के लिए गई थी कि उनको बिठाया गया कुर्सी पर, उसके बाद से हटा दिया गया। तो एक वीकर पॉइंट के तौर पर चंपाई सोरेन को रखा जाता है और उनके कंधे पर बंदूक चलाई जाती है, ऐसा देखने को मिलता है। क्या ये भी माना जाए कि चंपाई सोरेन का जो बयान सामने आया है वो थोड़ा जेएमएम से इतर है, थोड़ा हेमंत सोरेन के स्टैंड से इतर है, या इसमें मजबूती कोई नजर आ रही है? मैं इसे बहुत जल्दबाजी कहूंगा, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि ये जो उनके बोलने का जो टोन है उस टोन को भी समझने की जरूरत है। लेकिन ये बात सही है जो आपने पहला जो सवाल उठाया कि अगर आप सदन से लेकर और अभी बाहर सदन की समाप्ति के बाद भी अगर हम बात कहें तो लगातार चंपई सोरेन के सहारे बीजेपी इस सरकार को घेरने में लगी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। आपने देखा होगा कि सदन के अंदर भी बीजेपी के नेता लगातार चंपई सोरेन का नाम लेते हुए सत्ता पक्ष को घेर रहे थे। अभी जो अमर बावरी ने ट्वीट किया, और अगर हम अमर बावरी के हिसाब से ही अगर इस बात को समझे तो ये सरकार के लिए परेशानी हो सकती है। अगर चंपई सोरेन ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को सोचने समझने की जरूरत है और ये सवाल उठ रहे हैं, तो सरकार को सोचना समझना चाहिए, सिरे से इनकार नहीं करना चाहिए। अगर हम इस नजरिए से अगर हम समझे तो ये कहीं ना कहीं चंपई सीता सोरेन ने भी कहा कि चंपई सोरेन को पहले सीएम बनाना फिर उस गद्दी से हटाना, ये एक सेंटिमेंटल विषय भी है और आदिवासियों के बीच इस बात की चर्चा भी हो रही है। इस बात में हकीकत है, जब चंपई सोरेन की कुर्सी गई और हेमंत सोरेन आए, इस बात को लेकर जरूर चर्चा हुई है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। राजनीतिक हलकों में भी चर्चा हुई है, गांव ग्रामीण इलाकों में भी चर्चा हुई है, और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। जेएमएम इसको लेकर या जेएमएम के नेता या सत्ता पक्ष के जो भी पार्टी के नेता हैं वो लगातार इस पर अपनी सफाई भी दे रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठ ये आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कितना नफा नुकसान जो है वो साबित हो सकता है बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार जोर शोर से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इस बीच कहीं ना कहीं बिहारियों को भी लपेटा गया इस दौरान। देखिए, जरूर नफा नुकसान से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसलिए ये पूरी तरह से ये मामला राजनीति में परवान चढ़ रहा है। अब ये देखना होगा कि अगर हम झारखंड में सीट के लिहाज से भी अगर हम इस बात को समझे, जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर हम संथाल को लेकर निशिकांत दुबे का जो बयान आया है संसद के अंदर में और जो उन्होंने मांग रखी है, अगर हम उस मांग की तरफ अगर सोचे थोड़ी देर के लिए, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए वहां परेशानी हो सकती है। क्योंकि आप संथाल को अगर ये कहते हैं कि उसे इस राज्य से अलग कर दिया जाना चाहिए, तो ये एक मुद्दा जेएमएम बना सकती है। दूसरा,
अगर संथाल के क्षेत्र में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर जो बीजेपी सवाल उठा रही है, उसके समर्थन में इस मुद्दे को लेकर के लगातार अब झारखंड की सियासत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ये और कितना मुद्दा जो है वो गर्म होता है और किसका सियासी नफा नुकसान होता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे। वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर भी बयानबाजी तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो आपको सुनाते हैं। सीटों पर करे, मजबूत वो होंगे तो हम समझेंगे इंडिया गठबंधन मजबूत हुआ। हमारी तैयारी भी 81 सीटों पर है। चारों तरफ हमारे कार्यकर्ता मुस्तैद हैं। पार्टी का संगठनात्मक कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी को लीड हर हाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा करेगा। मुख्यमंत्री जेएमएम से हैं और गठबंधन दल के नेताओं ने, गठबंधन दल के विधायकों ने उनको अपना नेता चुना है, तभी वो मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में कोई बड़े भाई छोटे भाई की बात नहीं होनी चाहिए, ना ही कि जेएमएम बड़ा है या जेएमएम नेतृत्व कर रहा है। अब आपको राजधानी रांची लेकर चलते हैं, जहां मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 में बायोम इंस्टीट्यूट रांची के विद्यार्थियों ने लगातार दूसरी बार 700 मार्क्स पार किया। झारखंड के टॉपर सूची में शामिल विद्यार्थियों को गुरु नानक स्कूल सभागार में सम्मानित किया गया। वार्षिक सम्मान समारोह में संस्था के नीट यूजी के टॉपर विद्यार्थी एक छत के नीचे इकट्ठा हुए। समारोह में नीट यूजी की रांची टॉपर छात्रा हलीमा महजबीन को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए ट्रॉफी और 1,25,000 रुपए का चेक सौंपा गया। वहीं संस्था के सेकंड टॉपर फैजान अख्तर को 80,000 रुपए, आयुष कुमार पांडे को 75,000 रुपए, आयुष कुमार को 75,000 रुपए, वहीं किरण कुमारी को 50,000 रुपए और गुलाम दस्तगीर को 30,000 रुपए का कैश प्राइज और ट्रॉफी सौंपा गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर सुनील कुमार ने विद्यार्थियों के रिजल्ट को सराहा। कहा, इस साल तमाम मुश्किलों के बाद नीट यूजी का परिणाम आया। यह विद्यार्थियों के लिए मानसिक दबाव का समय था। इस परिस्थिति को पार करने के बाद विद्यार्थी अब मानसिक रूप से मेडिकल करियर के लिए तैयार हो चुके हैं। राज्य के विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्र में अपनी पहचान स्थापित कर रहे हैं। ये आज का जो प्रोग्राम रखा गया था, वो जो नीट में बच्चे इस बार 2024 में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई किए और अब आने वाले टाइम में वो मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे, उन बच्चों के सम्मान में ये समारोह रखा गया था। बायोम का एनुअल फेलिसिटेशन फंक्शन था ये, और इसमें लगभग 180 प्लस बच्चे जो है वो जिन्हें गवर्नमेंट कॉलेज में जाने का चांसेज है, कॉलेज में सीट मिलने का चांसेज है, वो बच्चे शामिल हुए थे। और साथ में बायोम में जो अभी तैयारी कर रहे हैं लगभग वो भी बच्चे शामिल हुए थे यहाँ पे, और उनके सम्मान समारोह में ये सारा फंक्शन किया गया। इसमें उन लोग को प्रोत्साहन राशि भी दिया गया, जिसमें हलीमा जो 701 स्कोर की थी इस बार के नीट के में, उन्हें 1,25,000 का चेक भी दिया गया। धनबाद से बड़ी खबर है, जहां लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ गया है। बारिश से गोमो नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जीतपुर जमुनिया नदी में पानी बढ़ा है। इसके साथ साथ नदी के दोनों किनारे पानी से लबालब नजर आ रहा है। दाह संस्कार भवन पानी में डूब चुका है। पुल को छूते हुए पानी बह रहा है। तो आफत की बारिश ये देखने को मिल रही है। और देखिए, लगातार बारिश से जलस्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। बारिश से गोमो नदी का जलस्तर बढ़ा है। वहीं जीतपुर जमुनिया नदी में भी पानी बढ़ा है। नदी के दोनों किनारे पानी से लबालब नजर आ रहे हैं। वहीं दाह संस्कार भवन भी पानी में डूब चुका है। अब बात राजधानी रांची की करते हैं, जहां दीपा टोली के बांध गाड़ी में जलजमाव से लोग परेशान हैं। हालत यह है कि कई अपार्टमेंट्स की पार्किंग में भी अभी भी 6 फीट तक पानी जमा है। पिछले 3 दिनों से पानी निकालने का काम जारी है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची के दीपा टोली के बांध गाड़ी में अभी भी पानी ने लोगों को बांध रखा है। हम इस समय बांध गाड़ी के रोड नंबर 5 में हैं और देख सकते हैं कि अपार्टमेंट की पार्किंग में अभी भी 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। और जिस समय यहाँ पर पानी का बहाव तेज था, तो दीवार पर जो आप निशान देख रहे हैं पानी के, वो निशान तकरीबन 10 से 12 फीट तक के हैं। मतलब 12 फीट तक पानी यहाँ भरा हुआ था।
हालांकि 6 फीट तक पानी अभी निकला है, 6 फीट तक पानी अभी भी है। कार अभी भी डूबी हुई है। देखिए पार्किंग के अंदर जो कार है वो कार अभी भी डूबी हुई है। देख सकते हैं कि स्थिति क्या है। हालांकि मोटर से पानी निकालने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अभी भी कमर से ज्यादा ऊपर पानी है। 5 फीट तो पानी है अभी। तो ऐसे में जो पीने का पानी होता है, क्या उसकी सप्लाई है? पीने का पानी का जो है, क्योंकि हमारा पंप काम कर रहा है, तो हम लोगों ने एक अपना डीजल फेट लगाया है और उसको चला के और उससे टंकी भरा जा रहा है। बोले बाबा कितनी मुश्किल आ रही है पानी को निकालने में? पानी ये 24 घंटा से चल रहा है, अभी तक 2-3 फीट पानी निकला है बस। हाँ, और अभी कम से कम 5 से 6 फीट बाकी है पानी। तो कितना दिन लगेगा निकालने में? अभी 2 पंप हम लोगों का कल ही से काम कर रहा है, लेकिन अभी ज्यादा पानी नहीं निकला है। 24 घंटा से यहाँ लगे हुए हैं। अभी तक 2 मोटर और इनका करीब से करीब डेली का 10 से 15 हजार खर्चा गिर रहा है। सरकार यहाँ पे आई, देखी, बोली हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल है। अरे वोट देते हैं हम लोग, नक्शा पास होता कंपनी सरकार दे रहा के नकार गया। हम लोग पानी जो पीने का ये भर रहा है। ये अपार्टमेंट ऐसे कई अपार्टमेंट बांध गाड़ी में भरे हुए हैं। तमाम अपार्टमेंट की यही कहानी है। पार्किंग पूरे भरे हुए हैं। पार्किंग के अंदर रखी गाड़ियां, कह सकते हैं कि स्थिति आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4 दिन गाड़ियां पार्किंग में पानी में डूबी हुई हो तो गाड़ियों की स्थिति क्या हो सकती है। कुल मिलाकर पानी को निकालने का सिलसिला जारी है और बांध गाड़ी अभी भी पानी की बांध में बंधा हुआ है। कैमरा संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं। मेरा